तो दर्शकों और श्रोताओं प्रणाम। आज मैं फिर आपके सामने अपनी कहानी लेके उपस्थित हूँ। देर सवेर इस पे कोई बहानेबाजी नहीं होगी, लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि कहानियाँ मुझे जो अच्छी लगेंगी वही मैं लेके आऊँगी, ठीक है। तो आज की जो हमारी कहानी है वो है यशपाल जी, जो हिंदी के बहुत ही प्रसिद्ध साहित्यकार हैं। उनकी कहानी है दूसरी नाक। मेरे साथ कहानी एंजॉय कीजिए। मुझे कहानी अच्छी लगी है और मैं आशा करती हूँ कि आपको भी ये कहानी ज़रूर अच्छी लगेगी। इस कहानी के माध्यम से आपको पता चलेगा कि सुंदरता जो है वो कभी-कभी वरदान भी है और कभी अभिशाप भी है। शंका जो है वो आपकी ज़िंदगी को बर्बाद भी कर सकती है और प्यार आपकी ज़िंदगी को आबाद भी कर सकता है। तो ये सारी चीज़ इसमें आएँगे। और कहानी जो है एक ये लड़के की है जिसका नाम है जब्बार। तो कहानी शुरू करते हैं कि लड़के पर जवानी आती देखकर जब्बार के पिता ने सोचा कि भाई अपने बेटे की अब शादी कर दी जाए। तो वो अपने बगल के ही गांव में अपने दोस्त के यहाँ गए और उनके दोस्त का नाम शमसल था और उनकी बेटी का नाम जोहन्ना था। उससे कि भाई अब हम अपनी बेटे की शादी ठीक कर देते हैं। लेकिन जैसा कि कभी-कभी हम लोग राजा राजकुमार वाली कहानियों में सुनते हैं ना कि अगर एक बार राजकुमार कहीं से जा रहा था और नदी में एक सुनहला बाल टूटा हुआ उसको मिल गया, गिरता हुआ, बहता हुआ, जाता हुआ, तो अब राजकुमार को वही लड़की चाहिए सुनहले बालों वाली। ऐसा ही कुछ जब्बार के साथ हुआ। जब्बार को जो है अपने गाँव में ही हसवा की लड़की जो है सब्बो, वो पसंद आ गई। उसने एक दिन उसको पानी भर के लौटते हुए देख लिया और उसके बाद इसकी ज़िंदगी से चैन, सुख, भूख, प्यास सब खत्म हो गया। अब ये जो है चुपचाप पड़ा हुआ रहता बिछावन पे और आहें भरता रहता। माँ-बाप सोचे कि भाई जवान लड़का हो गया है, लगता है शादी करना चाहता है। तो लोग बोले कि अरे कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम लोग लड़की देख ली है, तुम्हारी शादी कर देंगे। हमने देखी है शमसल की बेटी जो है जोहन्ना। तो ये अपना करवट बदल के आहें भर के फिर उधर लेट गया। तो इसी तरह से वो पड़ा ही रहता था, अपना दिन रात वो सोए हुए ही काटता था और विरह की आग में जलता रहता था। तो क्या हुआ कि एक दिन जो है माँ पूछी, ना कसम दी और बोली कि देखो बेटा क्या बात है ज़रा मुझे बता दो, तुम ऐसे क्यों पड़े रहते हो? तुम्हें हम लोग कितना प्यार करते हैं। तो बोला कि देखो माँ, अब मुझे जो है हसवा की बेटी सब्बो चाहिए, अन्यथा कोई नहीं, मुझे और कोई चाहिए ही नहीं। वो मिलेगी तो ठीक, नहीं तो मुझे और कोई नहीं चाहिए। अब लो। तो उसके पापा जब उसके पिताजी जो हैं वो सुनते हैं जब इस बात को जब्बार के पिताजी, तो वो कहते हैं कि भाई ये क्या बात हुई? जब हम लोग इतना अच्छा लड़की पसंद कर लिए हैं, इतनी अच्छी है, इतना काम-काजू है, 20-20 मील तक पानी लाने चली जाती है। उनके इलाके में पानी का तो बहुत कमी होता ही था, तो लाने चली जाती है। तुम्हारी बूढ़ी माँ का भी देख-रेख करेगी, पूरा घर सँभाल लेगी। तुम्हें ये लड़की नहीं चाहिए और तुम्हें वो लड़की चाहिए। वो तो ज़िद पे अड़ गया, कहा कि नहीं भैया हमको सब्बो ही चाहिए, सब्बो। उसके बस ज़ुबान पे यही था और वैसे ही पड़ा रहता एकदम बेशर्म की तरह। तो उसके पिताजी सोचे कि भाई अब हम क्या करें? तो कहा कि ठीक है, अब ऐसा-ऐसा औलाद हो जाएगा तो आदमी को जहाँ नहीं जाना हो वहाँ पे भी जाएगा, चलो। तो वो क्या करते हैं कि हसवा के पास जाते हैं, जो सब्बो के पिताजी हैं उनके पास जाते हैं और कहते हैं कि भाई हम अपने बेटे के लिए आए हैं। तो हसवा उससे सही अच्छे से मुँह से बात भी नहीं करता क्योंकि उसकी बेटी बहुत खूबसूरत थी। वो बोलता है 250 रुपए की पोटली जो लेके आएगा मेरी बेटी उसकी ही बहू बनेगी। कहता है अब ये जब ये सुनता है तो ये लौटता है अपने घर। जो जब्बार के पिताजी हैं वो लौटते हैं, नाम है गफ्फार। वो लौटते हैं और उधर दो अपना बंदूक फेंकते हैं, इधर कंबल फेंकते हैं और नीचे ही बैठ जाते हैं धरती पे। उसकी माँ जो है वो दोनों जो उसके पास 2 ऊँट थे उसके पिताजी के पास, उन दोनों को बेरी के पत्ते खिला रही थी और वो दौड़ी हुई आती है, भाई क्या हुआ, क्या हुआ? अरे क्या बोलूँ, ऐसे नालायक बेटे से तो बे-औलाद भला। वो कहती है क्या बात बोल रहे हो? हमारा इकलौता बेटा है, ऐसी बातें करोगे? तो जाके अपने बेटे की बलैया लेती है और कहती कि नहीं, नहीं क्या हुआ सो तो बताओ? और बेटा उधर ही कान लगाए हुए कि हमारे जो पेरेंट्स हैं, हमारे माता-पिता हैं वो क्या बात कर रहे हैं? मैं कि अरे तो अगर इसके ऐसे ही शौक थे तो किसी
बड़े खानदान में पैदा हो जाता भाई। अब बताओ, तुम आज तक सुनी हो, इतना उम्र हो गया, इतना उम्र हो गया, क्या 250 रुपये में कोई और लड़की मिलती है? इतनी अच्छी जोहन्ना थी, समसल की बेटी, मेरे दोस्त की बेटी, 60 रुपये में ही देना था, बस उतने में वो लड़की आई थी और कितनी कामकाजू, कितनी बढ़िया, थोड़ा सा रंग ही ना सांवला था, तो उससे क्या हो जाएगा, घर तो संभाल लेती ना। और सब आप बताओ 250 रुपया कहाँ से आएगा? लेकिन उसके बेटा पे कोई असर नहीं होता, इतना बेशर्म बेटा है कि कुछ कहने लायक नहीं, वैसे ही पड़ा हुआ। वो अपने बेटे की हालत देख के माँ बाप, फिर कुछ दिन और बीत जाता है, वैसे ही देख के माँ बाप सोचते हैं कि क्या करें। तो एक दिन बाप सोचता है कि भाई ऐसा है कि आज भी जो मेरा सब चीज़ है मेरा उसी का होगा, और कल भी जो मेरा सब चीज़ है उसी का होगा, तो क्यों ना ऐसा करते हैं कि जाते हैं तो फिर हम ऊँट ही बेच देते हैं। एक दिन इसके मम्मी पापा बैठ के बात कर रहे हैं कि बताओ, इसी के जिद से हम बंदूक खरीदे कि हमको बंदूक चाहिए तो एक ऊँट बेचे। अब इसके शादी में हमको लगता है कि दोनों ऊँट बेच देना होगा। ये तो अब जो है मेहनत मजदूरी रोड पर जो है करेगा, यही दिन लिखा हुआ है तो यही सही। अब बेटा के लिए और क्या करें, जिस तरह से वो किए हुए हैं, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम इस नालायक औलाद के लिए क्या कहें। ऐसा बेगैरत लड़का, ऐसा बेशर्म लड़का जो घर की मिट्टी को भी, घर की इज्जत को भी ख़त्म कर रहा है, क्या ही बोले, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन उसके पिताजी क्या करते हैं, अंत में बेटे के प्यार में बेबस होके, प्यार में क्या, उसकी हालत को देख के वो जो है कहेंगे ठीक है चलो जाते हैं, दोनों ऊँट बेच देते हैं। बगल में जो बाज़ार था कुछ दूर पे था, 30-40-50 किलोमीटर, तो वो बन्नू जगह नाम था उसका, वहाँ पे जाके दोनों ऊँट बेच दिया। और बेचने के बाद जो है क्या होता है कि वो बहू बन के सबो इनके घर चली आती है। अब जो है सबो जब घर चली आती है तो सबो के भी नखरे कम नहीं है। सबो को भी इस बात का गर्व था कि भाई मेरा तो 250 रुपया मेरा कीमत है, पानी भरने जाती तो आधा ही घड़ा पानी लेके लौटती, और वो भी लचकती मटकती सी। तो उसकी जो पड़ोसन थी मीरा, नु कहती कि सुनो सुनो, मर्दों को काम प्यारा होता है, तुम्हारा लचकना मटकना नहीं, ऐसी मार पड़ेगी कि एक दिन हमेशा के लिए कमर लचक जाएगी। लेकिन उसको कोई असर न होता। उसकी आंखें बड़ी बड़ी थी, कान तक फैली आंखें। उसको मटका मटका के जब वो बोलना शुरू कर दी, तो कह रहे छोड़ो छोड़ो, मेरे बाप ने 12 बीसे और 10 रुपए की मैं हूँ, तुम्हारा क्या है, तुम तो 50-60 की हो, तुम्हारा पति तुमको मारेगा, फिर एक दूसरा ले आएगा, मुझे कोई हाथ लगा के देखे तब ना, मैं पिटाने के लिए इतना पैसा दे के आई लेके आई हूँ। लेकिन वो अपना बोल के निकल गई। उसका नखरा सब ऐसा था कि वो जो है अपना जो ब्लाउज पहनती थी उस पर पूरे में सीप टका हुआ, एकदम खूबसूरत खूबसूरत ड्रेस सब, बाल में मक्खन लगाती, बाहर निकलने लगती तो पानी हाथ में लगा के बाल को ठीक कर लेती, और जहाँ पे पानी की कमी थी महीना में 2 बार अपना बाल धो लेती थी। इतना सारा जब नखरा देख के जब्बार की माँ ये सब देखती और कहती कि देख रही हो ना, अपनी पड़ोसियों को कहती कि देख रही हो, ये मेरा काम हल्का करेगी, इसको देख के तो मैं कुछ बोल भी नहीं सकती, इसके नखरे से ही मेरी छुट्टी, हम लोग को छुट्टी नहीं होता है। अब ये सब चल रहा था। बूढ़े ने बेटे को समझाया, भैया जवान हो, ऐसे तुम्हारा घर चलेगा, ऐसा तो ना चलने वाला है। जो तुम ऊँट था रोजी रोजगार का, वो तुम्हारे ब्याह में ख़त्म कर दिए। अब जाके, अब इस उम्र में हम जाएंगे विदेश, तुम जाओ, तुम जाके नौकरी करो, नहीं तो तुम्हारा घर कैसे चलेगा। अभी सोचा कि यार ब्याह किए थे इसी के लिए, हाँ, विवाह किए थे कि हम अपनी पत्नी के साथ रहेंगे, सबों के साथ, लेकिन अब तो मेरे पिताजी कह रहे जाना पड़ेगा, लेकिन अभी तो सच कह रहे हैं। तो मन मार कर जो है जब्बार जो है बन्नू चला जाता है, लेकिन उसका पूरा गाँव में ही उसका मन रह जाता है। पूरा सप्ताह भी अभी नहीं बीता था बन्नू गए हुए कि वो सबों की याद में एकदम बेकल हो जाता, सोचता रहे नहीं जल्दी मिलेंगे, हम जल्दी जाएंगे। और एक दिन आधे रात में उठ के अपने गाँव की तरफ चल देता है। 16 मील का सफ़र तय करके जब सवेरे सवेरे एकदम सूर्य भगवान निकलते हुए पहुँच जाता है अपने गाँव। सोचता है कि घरे जाएंगे तो बाप रे बाप, सब हमको क्या बोलेगा, जब 8 दिन नहीं हुआ है और सब लोग छी थू थू करेगा, उसके बाद बाबूजी गुस्साएंगे स्वल के। तो सोचा कि नहीं हम नहीं जाएंगे। तो अब यही सोच ही रहा था, तो सोचा कि अच्छा हम दूर से ही उसको देखते हैं, पानी लेने तो निकलेगी। तो पानी लेने वो अपने 2 सहेलियों के साथ आई, एकदम बन संवर के। तो ये दूर से देख रहा था, देखा, देख के कहा कि नहीं बोलने तो जाएंगे तो ये दोनों सहेली ही सब जगह बता देगी, बदनाम कर देगी। और उसी तरह से जैसे सब वो मटकती चटकती आई थी, उसी तरह से वो चली गई और ये यहाँ भरता ही रह गया। फिर ये लौट गया बन्नू बेचारे के, लेकिन जो है कि विरह में जो है
आग में घी का काम पड़ गया था कि हम हैं भी नहीं हुई, किसके लिए इतना बन संवर रही है, मैं यहाँ मौज मर रहा हूँ, वहाँ मौज कर रही है, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है मेरे नहीं रहने से। मतलब ठीक है, औरतों में वफा नाम की चीज़ नहीं होती है। 8-10 दिन फिर बीत गया, सोचा कि भाई फिर हमको उसको देखने का मन कर रहा है, एक बार वो हमको मिल जाती, थोड़ा-सा हम उससे थोड़ा प्यार व्यार मोहब्बत की बातें कर लेते, तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। लेकिन ठीक है चलो चलते हैं। फिर से वो जो है उसी तरह से गया और फिर अपने गाँव पहुँच गया और दूर से ही उसको देख रहा था। अब की बार थोड़ा और नज़दीक आ गया, फिर देखा उसकी जो बीवी है वो 3 सहेलियों के साथ आई हुई है, सब एक-दूसरे से खूब हँसी मज़ाक कर रही हैं। उसमें जो उसकी पड़ोसन थी मीरन, वो उसका ठुडी छू के कह रही है कि हाय रे तेरा नखरा सब्बो, पूरा गाँव तुम्हारे पीछे पागल है, कसम तेरे सिर की। अब किसी को भी अपनी सुंदरता पे तो घमंड होता ही, सब्बू को तो ऑलरेडी था। तो वो थोड़ा उसका चेहरा एकदम गर्व से लाल हो गया और फिर वो ऐसे ही पानी लेके लौट गई। ये सब जो हो रहा था तो वो सुन लिया इस बार, तो उसके मन में क्या हो गया, संदेह का जो है बीज पड़ गया। संदेह क्या होता है, मनुष्य के हृदय में आकाश बेल की तरह बढ़ता है। उसको ना किसी बेसमेंट की ज़रूरत नहीं होती, उसको किसी जड़ की ज़रूरत नहीं होती है, किसी बुनियाद की ज़रूरत नहीं होती है। वो कल्पना के आकाश में ही पुष्ट होता रहता है, बढ़ता रहता है और संदेह को बढ़ने में देर भी नहीं लगता है। गाँव वो सोच रहा है जब बार गाँव में ऐसे बहुत लौंडे लपाड़े हैं जिनका तो कोई काम नहीं है और वो यही करते हैं, रहमान अब्बास ये सब तो वही करने वाले लोग हैं। अब इसको आखिर मेरी पत्नी अगर अच्छी है, मेरी बीवी, तो ये मीनन ये सब क्यों बोल रही थी? अगर ऐसा नहीं है तो मैं नहीं हूँ तो इतना वो सज-धज के क्यों रह रही है? ये सब नहीं। उसने सोचा कि भैया रुपया कमाने के फेरे में जो मैं घर से दूर हूँ, तो मेरी पत्नी भी हाथ से निकल जाएगी, आबरू भी खत्म, इज्जत भी खत्म और उसका जो हुस्न है वो तो सबके लिए है और मेरे कब्जे में रहा है नहीं, तो अब मैं क्या करूँ? ऐसा पैसा रख के क्या होगा? इन्हें क्या किया कि किसी तरीके से बड़ा हाथ मारा, चोरी चकारी वाला ही हाथ मारा होगा, मारा और 150 रुपया जो है ये कमा लिया। पकड़ाया नहीं, किस्मत अच्छी थी कि पकड़ा नहीं गया और 150 रुपया लेके घर पहुँच गया 1.5 महीने बाद। बाप देखा कि अरे बेटा में तो टैलेंट नहीं टैलेंट है, गड़बड़ाए नहीं हैं, बस मस्खरी किए हैं, बेटा भूखा नहीं मरेगा। ठीक है, अब लेकिन सब बात अपनी जगह सही है, लेकिन मन में तो उसके क्या हो गया था, शक का बीज पड़ गया था। अब जब्बार को हमेशा लगता कि सब्बू जो है, मैं नहीं था तो खूब मज़े उड़ा रही थी। एक दिन वो पूछा कि मैं नहीं रहता था तो तुम कैसे रहती थी? ऐसे ही चटक-मटक करती होगी, तो क्यों? अच्छे से ना रहूँ? और मेरे ऊपर जो गलत इल्ज़ाम लगाए वो मर जाए या फिर मैं गलत हूँ तो मैं मर जाऊँ। इसको और भी अच्छा नहीं लगा तो सोचा कि क्या करें? तुम इतना सज-धज के क्यों रहती हो? अब उसको गाँव में भी कोई आए ना तो उसको लगे कि मेरे पत्नी के हुस्न का चर्चा हुआ होगा और वही उसको देखने आया है। और सारा गाँव उसको लगे ना कि मेरी पत्नी के हुस्न के पीछे ही पागल है, जबकि ऐसा कुछ उसकी पत्नी ऐसी कुछ नहीं थी। एक रात जब्बार जो है सबों से पूछता है कि आज तू बाहर से लौट रही थी तो कोई तुमको देख तुम हँस क्यों रही थी? कि हम कहाँ हँस रहे थे भाई? देखिए 2-4 गो लोग खड़ा था तुम हँस नहीं रही थी? अब 2-4 गो लोग का आँख है वो देख सकता है, हम किसी को नहीं देखे हैं। हम उस समय कर रहे थे और अपने रूप का महिमा सुन के तुम अंदर-अंदर खुश हो रही है। तो कहने लगे सुनो ना तुमको अपने रूप पे बहुत ज़्यादा घमंड है। हम तुम्हारा जो है कि नखवे काट लेंगे, हाँ, नाक काट लोगे। नाक जो है 250 रुपये का है, इतना आसानी से नहीं कटेगा। तब वो सो गई ये सब कह के और जब्बार की आँखों में नींद नहीं थी। वो सोचे कि भाई देखो सोचा कि भाई क्या बात हो गई? तो बोला सब्बो और कोई उत्तर नहीं दी, वो सो चुकी थी। जब्बार ने सोचा कि सोचो भाई इसको कितना घमंड इसका चल रहा है। मैं बेचैन पड़ा हुआ मज़े में ये सो रही है और इसको सब अपने हुस्न का ये जो खूबसूरत है और पूरा गाँव पगलाया हुआ है, अगल-बगल का लोग जो पागल होला उसी का इसको घमंड है। अगर ये हुस्न नहीं होता तो मेरी आबरू मिट्टी में नहीं मिलती। ऐसे हुस्न का फ़ायदा क्या जो दूसरे लोग देखें, इससे तो अच्छा ही सुंदर नहीं होती तो अच्छा होता। ये सब वो सोच रहा है और जो है कि उसमें कोट किया गया है कहानी में कि रात के सन्नाटे में जो विचार उठते हैं, वो बहुत ही उग्र होते हैं। दिन की तरह उस समय विचारों को बाधित करने वाली उलझनें नहीं होती हैं। इसीलिए भक्त समाधि रात में लगाते हैं, कातिल रात में कत्ल करते हैं, चोर रात में चोरी करते हैं और विरही भी रात में ही पागल हो उठते हैं। जब्बार की आँखों में जो है अंधेरे में ही वो जो है कि शब्बों के रूप को देख रहा है, अगर आज तो कुछ न कुछ अनर्थ कर ही देंगे। सिरहाने पे रखा हुआ छुरा उठाया, अंधेरे में ही टटोल के उसकी नाक पकड़ी और उस नाक को काट दिया नाक
अब जैसे ही एक झटके से नाक कटती है, सब वो चीख उठी। जब्बार की माँ दौड़ी हुई आई रोशनी लेके, अगल-बगल का सब लोग जुट गया। जब्बार का बाप गुस्से में जो गालियाँ भन-भना के दे रहा है, एक बुढ़िया चिल्लाई, बोली, अरे जल्दी से कोई भेड़-बकरी का ताज़ा गोश्त मांस लाओ और इसके कटे हुए नाक पर रखो, नहीं तो लड़की मर जाएगी। जवार की माँ ने कहा कि चाची तो फिर भेड़ बकरी अभी कहाँ? बुढ़िया ने उत्तर दिया, तो मैं नहीं जानती, तो फिर तुम जानो, मरेगी तब। जब्बार खड़ा सुन रहा था। सब्बों की नाक तो उसने इसीलिए काटी थी कि वो केवल उसकी होके रहे, लेकिन अब क्या, अब तो उसका मरने का बात सुन के इसका तो पैर के तल से जमीन निकल गया। अब कहा कि अब क्या करें, जिंदा गरम गोश्त इस समय कहाँ से मिलेगा? तो उसने वही पैना छुरा उठाया और अपने जांग पे दे मारा और वहां से गरम गोश्त निकाल के क्या किया कि सीधे सब्बों के नाक पे रख दिया। जब्बार के माँ बाप बिल्कुल पागल हो उठे और दूसरे लोग सब हैरान कि ये क्या ही किया, काटा भी, खुद का काट के उस पे उसके नाक पे रख दिया, अब क्या करें? सबों के चेहरे पर घाव का दर्द तो हो ही रहा था, घाव करा रही थी, उसको बुखार लग गया, पूरा चेहरा सूज गया और इसको जो है चला नहीं जा रहा। ये दिन भर उसका मक्खी हाथ ऐसे माटा था, हाँक हाँक के, और सोचा करता कि भैया ये हम क्या कर दिए, ऐसे तो नहीं चलेगा, ऐसे तो ये मर जाएगी। तो हुआ कि वह सोचा कि इसको बन्नू ले जाना पड़ेगा, कोई डॉक्टर, फिरंगी डॉक्टर से दिखाना पड़ेगा। तो स्वयं वो चलने में उसको बन नहीं रहा था, लेकिन एक रात देखा कि सब कुछ सोया हुआ है और उसको सब्बों से इतना प्यार था कि उसको कंधे पे लाद लिया, एक पानी का पोटली ले लिया, उसको कपड़ा ले लिया और जो है कि उसको कंधे पे लादने के बाद जो धीरे-धीरे चलते-चलते उससे चला नहीं जा रहा, फिर भी चल रहा है। उसका चलते-चलते जो है 5 दिन बाद वो बन्नू पहुँचा, रुक-रुक कर उसको थोड़ा पानी पिलाता, खुद पीता, ऐसे ही रुकते-रुकते करते हुए सब बन्नू पहुँच गया। वहाँ पे जाके 20 एक रोज़ के बाद डॉक्टर के यहाँ इसको जाके थोड़ा आराम मिला। किसको? सब्बों को भी और जो है इसके हस्बैंड को भी। तो उसके बाद क्या हुआ कि नाक नहीं रहने के कारण अब इसमें नैनिया के बोलना शुरू कर दी कि अब उसके बाद क्या है कि अब कुछ समझ ही नहीं इसको आ रहा है। अभी सोचता कि जाने दो, जैसे भी हमको अच्छी ही लग रही है। तब एक दिन ना वो बोली सब्बो जब बाहर से कि सुनो ना, डॉक्टर साहब की जो पत्नी है मेम साहब, वो बोल रही थी कि विलायत से रबड़ की नाक लग सकती है। जब्बार ने घबरा कर कहा कि बस रहने दे, हमें नाक नहीं चाहिए, मुझे तो बिना नाक के ही बहुत अच्छी लगती है, मुझे क्या नाक औरों को दिखानी है? सब वो फिर से उदास हो गई, उसने खाना पीना ही छोड़ दिया, 2 दिन तक खाई ही नहीं। अब उसको और भी एकदम भयंकर समस्या आ पड़ा कि हे भगवान, जिस चीज़ के लिए नाक काटा था फिर से एक नाक लाना पड़ेगा। जब 2 दिन तक सब वो नहीं खाई तो वो 40 रुपया का रबड़ के नाक का पैसा दिया डॉक्टर को और जो है कि रसीद कटा दिया। पर शर्त एक ही थी नाक खरीदने से पहले कि भाई सब वो तुम नाक तो ज़रूर लगाओगी, लेकिन जैसे ही कोई गैर मर्द देखे और तुमको एकदम घूर के तुम नाक निकाल के अपने जो है जेब में डाल लोगी। और इस तरह से कहानी हो जाती है ख़त्म। तो अब आप इस कहानी को एंजॉय कीजिए और ज़रूर कमेंट में जाके बताइएगा कि कहानी आपको कैसी लगी। प्रणाम।